हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपके बीकॉम का सब्जेक्ट है। उसमें एक चैप्टर है जॉब कॉस्टिंग। एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। उन्होंने पूछा, मैम जॉब कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप उसको एक बार क्लियर कीजिए। तो इस वीडियो में जॉब कॉस्टिंग की जो भी थ्योरी बनती है वो मैं सारी लेकर आई हूँ। उसकी क्या मीनिंग है, क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके, और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस। इसी वीडियो में हम सब कुछ एक साथ डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन वीडियो के साथ आप इन तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए जॉब कॉस्टिंग को लेकर। क्योंकि कन्फ्यूज़न इसलिए होती है ना कि जो जॉब कॉस्टिंग है और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, कहीं ना कहीं दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और किस तरह से वो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसकी भी बात करेंगे हम। और अगर आप कहेंगे तो उस पर अलग से मैं वीडियो ले आऊँगी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं मीनिंग ऑफ जॉब कॉस्टिंग। Job costing is the method of costing used to determine the cost of non-standard jobs carried out according to customers' specifications। अगर हम बात करें जॉब कॉस्टिंग की बच्चा, देखिए जॉब कॉस्टिंग हम सभी को पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आप इसलिए प्रिपेयर करते हैं या कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है कॉस्ट को फाइंड करने के लिए, ताकि जो भी प्रोडक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, जो चीज़ें भी हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उसकी कॉस्ट को हम जान सकें कि एग्जैक्ट एक्चुअल कॉस्ट क्या आई होगी, है ना। इसलिए तो प्रिपेयर करते हैं। अब बात आती है उसमें जॉब कॉस्टिंग की कि जॉब कॉस्टिंग क्या चीज़ है। जॉब को एक सेंस में देखिए तो आप ये बोल सकते हैं ना, जब आप कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरी कर रहे होते हैं, तो आप उसे भी ये चीज़ बोलते हैं, बट यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर है प्रोडक्शन से, और एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्शन जो कि ऑर्डर देकर बनाया जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए सर्दियों में ना हम रजाई का यूज़ करते हैं ना, ठंड ज़्यादा लगती है तो कंबल से काम नहीं चलता है, तो फिर रजाई यूज़ करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा होता क्या है केसेस में कि आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादातर तो ये होता है कि रेडीमेड रजाई अवेलेबल होती है, तो हम वो ले आते हैं। मैं अपनी मदर के साथ एक बार मार्केट गई हुई थी, तो रजाई लेनी थी मम्मी को। तो मम्मी ने देखा जो रेडीमेड रजाई थी ना, वो उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया उस पर्टिकुलर जो भी शॉप थी मार्केट में। उन्होंने उनसे कहा कि आप ये, क्योंकि अलग वैरायटी की कॉटन्स होती है ना, अलग अलग, तो जो अच्छी कॉटन होती है वो मेरी मदर ने चूज़ किया। फिर उसका कवर डिसाइड किया कि ये कवर होगा, इसमें इतने किलो रुई यूज़ करके रजाई बनानी है। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने 1-2 रजाई बनाने का उनको ऑर्डर दे दिया। तो अब जो मेरी मदर ने वहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है ना, उसको हम बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर शॉप को जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर मिल गया है कंप्लीट करने का, उसे आप बोल सकते हैं कि वो जॉब कॉस्टिंग में आएगा। ठीक है, जो ऑर्डर दिया उन्होंने, उनके पास जो रेडीमेड स्टॉक अवेलेबल था, मेरी मदर ने वहाँ से ना लेकर के ऑर्डर दिया। तो जो ऑर्डर दिया है पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना, वो जॉब कॉस्टिंग का पार्ट होता है। समझ गए दोनों में डिफरेंस। कभी भी जॉब कॉस्टिंग वहाँ पर नहीं यूज़ होती जहाँ पर पहले से स्टॉक अवेलेबल है। जॉब कॉस्टिंग का यूज़ वहाँ पर होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसका यूज़ वहाँ होगा जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को के प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। सिंपली एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि गारमेंट्स होते हैं ना, तो हम बाहर मार्केट में जाते हैं, अपने कपड़े खरीदते हैं। तो एक होता है रेडीमेड कपड़ा, वहाँ पे अवेलेबल होता है, आप वो ख़रीद लेते हो, तो वो स्टॉक में था, आप ख़रीद लिए, वो जॉब कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। लेकिन जब आपको पसंद नहीं आती हैं चीज़ें, आप अपने अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, कोई ड्रेस मटेरियल, सूट अगर आपको बनवाना है तो आप क्या करेंगे, आप ड्रेस मटेरियल परचेज़ कर लेंगे, फिर आप उसको टेलर को देंगे और अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको कैसा नेक डिज़ाइन चाहिए, कैसी स्लीव्स होनी चाहिए, कैसा बटन आपको यूज़ करना है ना, उस तरीके से फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर देकर बनवाते हैं। तो जो आपने वो पर्टिकुलर टेलर को ऑर्डर देकर अपना सूट बनाने का ऑर्डर दिया है ना, उसे हम बोलेंगे कि वो जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है। समझ गए बच्चे, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इसकी पर्टिकुलर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स एंड एडवांटेजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग में भी यही होता है कि हमें एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की या प्रोडक्शन की ना कॉस्ट को डिटरमिन करना होता है। ठीक है, एंड कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन, जिसमें कस्टमर की स्पेसिफिकेशन होती है। कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन समझ गए ना, जैसे मेरी मदर ने जब वो रुई सेलेक्ट की कि ये वाली रुई यूज़ करके रजाई बनानी है, उस पर जो कवर होगा ये कवर होगा, है ना, तो एक कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन से उन्होंने एक
स्पेशल डिसाइड कर ली है, रुई स्पेशल टाइप की कवर एक डिसाइड कर लिया है ना। कोई भी उन्होंने दुकान वाले की मर्ज़ी से नहीं लिया, उन्होंने काम दे दिया उस शॉप को, उन्होंने एक काम दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया कि आपको इस काम को ऐसे करना है। तो एक तरीके से उन्होंने एक जॉब प्रोवाइड कर दी उनको, एक पर्टिकुलर टाइम पर इतना इस तरीके से इस काम को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बदले में वो जो भी कॉस्ट चार्ज करेंगे वो पे कर दी जाती है उनको, तो वो होती है आपकी जॉब कॉस्टिंग। बच्चा क्लियर हो गया, ठीक है। तो कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। इन दिस मेथड कॉस्ट यूनिट्स आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड आर कॉस्टेड इंडिविजुअली। अब ये जो जॉब कॉस्टिंग है, मैंने पहले भी बताया कि एक प्रोसेस होता है, और साथ में बात करें इसकी जो कॉस्ट होती है, वो जो उसकी कॉस्ट को आप आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं। हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट फाइंड की जाती है। जैसे एक पर्सन ने एक रजाई बनाने का ऑर्डर दिया, दूसरे पर्सन ने 3 रजाई बनाने का ऑर्डर दिया, तो वो उसके अकॉर्डिंग उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे वो, ठीक है। दिस मेथड इज़ ऑल्सो नॉन एज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इसको हम बोलते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जिसे एक जॉब प्रोवाइड की गई है एज अ ऑर्डर कि आप ये पर्टिकुलर ऑर्डर ले लीजिए इस प्रोडक्ट को बनाने का, और इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करके दे दीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो कॉस्टिंग या कॉस्ट फाइंड की जाती है, कॉस्टिंग प्रिपेयर की जाती है, वो ये प्रोसेस होता है। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी आप बोलते हैं। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कस्टमर ने स्पेसिफिकेशंस के साथ उन्होंने वो ऑर्डर दिया है कंप्लीट करने का। और प्रोडक्शन ऑर्डर कॉस्टिंग भी बोलते हैं। प्रोडक्शन कॉस्टिंग इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना होता है, उसका प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है ना, दोनों में डिफ्रेंशिएट भी मैं कर दूं, 1-2 पॉइंट्स को क्लियर करूं। दोनों में एक तो टाइमिंग का डिफरेंस होता है, ठीक है। एक क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए होते हैं, और जो जॉब कॉस्टिंग होती है ये प्रोडक्शन वर्क के लिए होती है। चीज़ समझ गए ना? कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स कि किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, किसी पर्टिकुलर बड़ी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना है, और प्रोडक्शन जो होता है वो छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाना होता है। अब जैसे ये पेन है तो इसका भी तो प्रोडक्शन होता है ना, तो वैसे ही मैं जैसे गारमेंट्स प्रोडक्शन कंपनीज़ होती हैं तो वो प्रोडक्शन का काम कर रही होती है। तो इस तरीके से तो मैं यकीन करती हूँ इसके माध्यम से और जो भी एग्जांपल्स दिया उससे आपको क्लियर हो गया होगा जॉब कॉस्टिंग क्या होती है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर दे करके हम जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को बनवाते हैं तो वो जॉब कॉस्टिंग का पार्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर ऑफ कॉस्टिंग का। अगर इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उस मिनट पर जिस मिनट पर जो पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। पर मैं यकीन करती हूँ आपको समझ में आ गया कि बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आपको आ गया होगा समझ में। फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग की बात करें, क्या क्या फीचर्स होते हैं बच्चे। ज़्यादातर इसके जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, अगर थ्योरी पूछ सकता है तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स को ना पहले हेडिंग में कन्वर्ट करके फिर उस हेडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने कोशिश की थी कि इन हेडिंग को और शॉर्ट करके इन पॉइंट्स को शॉर्ट करके हेडिंग में बदल दूं, लेकिन मुझे लगा कि इन पॉइंट्स को रखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर मैं हेडिंग भी बताऊंगी तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स तो चाहिए होंगे ना, तो इन पॉइंट्स के थ्रू आपको वो वर्ड्स मिल जाएंगे। और इसको हेडिंग में कैसे आप बना सकते हैं वो मैं अभी आपको साथ में बताती जाऊंगी, ठीक है। सो द प्रोडक्शन इज जनरली मेड अगेंस्ट कस्टमर्स स्पेसिफिक ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक। तो आप ये कर, यहाँ पर इसकी जो मेन हेडिंग हो सकती थी आप वो ये स्पेसिफिकेशन ऑर्डर दे सकते थे, जो मेन हेडिंग है, एंड नॉट फॉर स्टॉक, ठीक है। तो ये मेन हेडिंग हो जाएगी, फिर वहाँ पर आप इसको इस पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते थे। सिंपल सा ये पॉइंट है कि कभी भी ये जॉब कॉस्टिंग का जो प्रोडक्शन वर्क होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो स्टॉक का पार्ट नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है और फिर उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है ऑर्डर मिलने के बाद कि आपको ये पर्टिकुलर ऑर्डर मिला है तो ये काम करना है, ठीक है। जैसे सूट बनाने का ऑर्डर आपने दे दिया तो वो सूट वो बना करके वो देंगे आपको, ठीक है। कभी भी स्टॉक का पार्ट नहीं होगा। ईच जॉब हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायर्स स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अब ईच जॉब, हर एक ईच जॉब दैट मीन्स कि ईच ऑर्डर, जितने भी उनके पास ऑर्डर आएंगे सारे ही ऑर्डर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चा, सबकी अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि अब रजाई का वो अलग है ना, उनके उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें वैरायटी ऑफ कॉटन्स होती हैं, तो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर अच्छी कॉटन यूज़ करके फिर कवर सेलेक्ट करके उसको भरा जाता है, फिर रजाई को तैयार किया जाता है इस तरीके से, है ना। और जैसे सूट होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग
उसको बनवाते हैं, तो सबकी अपनी अलग अलग एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर एक ईच जॉब की, यानी ईच ऑर्डर की। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन एंड नॉट कॉन्टीन्यूअस। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है, मीन्स ये हमेशा नहीं चलता रहता है, एक बार कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर कस्टमर ने एक बार रजाई भरवा ली तो भरवा ली, वो ऐसा तो है नहीं कि सालों साल रजाई बनवा रहे हैं, एक बार बनवा ली तो बात खत्म हो गई। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन वर्क होता है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज ईच जॉब इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट, और हर एक जॉब के लिए एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट होती है, ठीक है। एंड ईच जॉब इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट, और सबकी अपनी सेपरेट कॉस्ट यूनिट होती है, ठीक है। जैसे अब ये पेन है, पेन का प्रोडक्शन करने को आपने किसी को बोल दिया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन मतलब ये पेन बना करके देना है आपको, तो इसकी कॉस्ट अलग होगी। कुछ किसी दूसरे टाइप की पेन है तो उसकी कॉस्ट यूनिट अलग होगी, ठीक है। जैसे कि आप सूट बनवाते हैं तो हो सकता है कोई पर कहते नहीं पर यूनिट्स के अकॉर्डिंग ले सकता है, पर सूट के अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं, या फिर जिस तरह की वो स्टिचिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी चार्ज करते हैं, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं, है ना। तो यूनिट्स डिफरेंट हो सकती है, सेपरेट हो सकती है ईच जॉब के केस में, ये याद रखिएगा। या कुछ ऐसा है जो किलो, जैसे कि रजाई जो भरी जाती है वो किग्राम भरी जाती है, किलोग्राम में, कि कितने किलोग्राम की रुई यूज़ करके आपको रजाई बनवानी है। 5 किलो 8 किलो रुई यूज़ करते हुए आपको रजाई बनवानी थी, ठीक है। तो केजी, यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, तो सभी की सेपरेट यूनिट्स होती है। आप याद रखिएगा, कॉस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं हम। ईच जॉब इज़ डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई, यहाँ पर डिस्टिंक्टली का मतलब है बच्चा स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से आइडेंटिफाइड बाय अ प्रोडक्शन ऑर्डर थ्रू द प्रोडक्शन स्टेज। अब यहाँ पर जो भी आइडेंटिफाई की जाती है, तो जो उसकी जो प्रोडक्शन को जो आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो भी प्रोडक्शन काम हो रहा है, तो जो भी प्रोडक्शन स्टेजेस होती हैं उसके थ्रू उसको स्पष्ट रूप से क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है हर एक जॉब को। The final cost of production is ascertained after the completion of the job. और जो इसकी अंतिम कॉस्ट होती है, जो फाइनल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, वो तब असर्टेन की जाती है, निर्धारित की जाती है, जब पूरा ये जो जॉब वर्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है। मीन्स जो भी उनको ऑर्डर मिला या जॉब मिला था, उस वर्क को, उस काम को कंप्लीट करने के बाद फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड की जाती है कि अब कितने रुपए पर उस कस्टमर ने जिसने ऑर्डर दिया था उससे चार्ज करने होंगे। समझ रहे हैं आप? जैसे कि रजाई बनवाने का जो ऑर्डर दिया गया उसमें 5 किलो की रुई लगाई उन्होंने, कवर का लिया, फिर वो अपना मेहनताना भी लेते हैं ना, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है उसको बनाने में, सब कुछ ऐड करने के बाद जब वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, तब वो फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड करते हैं, असर्टेन करते हैं, ताकि वो सामने वाले ने जो ऑर्डर दिया था उससे वो चार्ज ले सकें, वो अमाउंट्स ले सकें, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अब आगे देखते हैं। तो हमने बात की अभी फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग की, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग क्या हो सकते हैं। आप यहाँ पर अभी मैंने पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, आप इनको पहले हेडिंग में लिख करके फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इन पॉइंट्स के थ्रू यहाँ से आप वर्ड्स ले सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। तो हेडिंग क्या होगी, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हेडिंग हो सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेन हेडिंग हो जाएगी। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ every order or job and to know the profit or loss on each individual job. each individual job में उनको जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिला है, उस पर्टिकुलर ऑर्डर से उनको कितना ज़्यादा, जब वो कॉस्ट को फाइंड करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, तो वहाँ पर अब उनको प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, वो ये डिसाइड कर सकते हैं जॉब कॉस्टिंग के थ्रू, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट इज़, यहाँ पर भी आप इसको पहले हेडिंग में बना सकते हैं, फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं, टू हेल्प द मैनेजमेंट, ये हेडिंग हो जाएगी आपकी, टू हेल्प द मैनेजमेंट। अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन आइडेंटिफाइंग मोर प्रॉफिटेबल, लेस प्रॉफिटेबल एंड नॉट प्रॉफिटेबल जॉब्स। अब मैनेजमेंट को कैसे हेल्प होगी कि जो भी पर्टिकुलर उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है, जॉब मिला है, तो वो कॉस्ट को जब आइडेंटिफाई करते हैं जॉब कॉस्टिंग के थ्रू, तो वो जान सकते हैं कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा, या फिर वो जो जॉब है वो प्रॉफिटेबल होगी भी या नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ें भी आसानी से क्लियर आउट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आप इसको भी पहले एज अ हेडिंग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड फॉर एस्टिमेशन, ये मेन हेडिंग हो सकती है, फॉर एस्टिमेशन या टू हेल्प इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो टू प्रोवाइड बेस फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब्स अंडरटेकन इन फ्यूचर।
एस्टिमेटिंग या एस्टिमेशन का मतलब होता है एक अनुमान लगाना, है ना। आप अनुमान लगाते हैं, सपोज जैसे कि आज इस पेन का प्रोडक्शन हुआ है तो ये पेन 5 रुपए का है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि फ्यूचर में अगर कॉस्ट बढ़ती भी है तो आप कितना इसके लिए चार्ज कर सकते हैं, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हेल्प करता है किसी भी जो भी जॉब्स होती हैं वो जो लास्ट आपने प्रोडक्शन किया था उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट कर सकते हैं चीज़ों को, फ्यूचर के लिए क्या उसके लिए कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ टू कंट्रोल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आप जो हेडिंग है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल एफिशिएंसी, या फिर यहाँ पे टू कंट्रोल एफिशिएंसीज, देन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं टू कंट्रोल ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विच द एस्टिमेटेड कॉस्ट, या फिर आप लिख सकते हैं टू कंट्रोल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, ये भी हेडिंग हो सकती है, टू कंट्रोल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। देन यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन के लिए इस पॉइंट को यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा बच्चा वो एक्चुअल और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है। एस्टिमेटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप एक अनुमान लगाते हैं, जैसे आपने अनुमान लगाया कि इस पेन की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी बच्चा, 5 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में जब इसका प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद जब सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया गया, सारे एक्सपेंसेस, सारे ओवरहेड्स को, सारी कॉस्ट को इंक्लूड किया गया, तो पता चला कि इस एक पेन पे जो कॉस्ट बनती है वो 4 रुपये बनती है, 5 रुपये ज़्यादा हो गया, है ना। तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं दोनों में कंपेयर करके कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी और एस्टिमेशन कॉस्ट कितनी होगी थ्रू जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन प्रोवाइडिंग अ बेस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो अब यहाँ पर जो मेन हेडिंग हो जाएगी वो आप लिख सकते थे टू हेल्प द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पॉइंट को यूज़ करते हुए। तो जो भी मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजमेंट है वो इजीली वैल्यूएट कर सकता है जो भी वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी काम अभी प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी वर्किंग है उसको ईजीली इवैल्यूएट कर पाएंगे या उसका वैल्यूएशन कर पाएंगे, क्या चीज़ें हैं कैसी, और मैनेजमेंट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या एडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग, क्या फ़ायदे हो सकते हैं किसी भी एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जॉब कॉस्टिंग के थ्रू। डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर जो कॉस्ट की एनालिसिस है वो डिटेल्ड में कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर हेडिंग यूज़ की है, आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है आप भी जानते हैं। सबसे पहले क्या आता है, मटेरियल चार्जेस आ जाते हैं, लेबर चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको याद ही है, सारे ओवरहेड्स को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है डिटेल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हेल्प हो जाती है। थर्ड इज़ कॉस्ट कंट्रोल। अब कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो देखते हैं चीज़ों को कि क्या जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आ रही, तो उसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग उनको बताता है कि ज़्यादा है कॉस्ट या कम कॉस्ट है, क्या कंट्रोल करने की ज़रूरत है या नहीं, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल देखिए, कुछ भी आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, ऑफिस का काम हो, अगर आप एक बिजनेस मैन हैं तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस में भी आप बजट मेंटेन करते हैं, है ना। यहाँ तक कि हमारी कंट्री भी हर साल बजट पास करती है, तो क्यों करती है, ताकि वो चीज़ों पे खर्चा कर सके, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उन पर खर्चा कर सके, या जो चीज़ें हैं जैसे भी उनकी इनकम के सोर्सेज क्या हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए बजटरी की जाती है, ताकि आप बजट्स को कंट्रोल कर सको, इसलिए बजट बनाया जाता है बजटरी कंट्रोल के लिए। वैसे ही सेम जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी हेल्प हो जाती है जॉब कॉस्टिंग के थ्रू बजटरी कंट्रोल में। बजटरी कंट्रोल दैट मीन्स कि आपने कितना एस्टिमेट की थी वैल्यू कि इतना आनी चाहिए लागत। सपोज आपके पास बजट है 1 लाख रुपए का, है ना, प्रोडक्शन आपने क्या किया 1.5 लाख तक कर लिया, बजट ही नहीं है, 50,000 ज़्यादा पड़ रहा है, तो आप वो कहाँ से फाइनेंस करेंगे भाई, कहाँ से लोन लेंगे। तो बजट इसीलिए बनाना ज़रूरी है कि अगर हमारे पास 1 लाख इनकम है तो हम उस 1 लाख को यूज़ करते हुए ही बजट बना लें और फिर प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करें, तो ये यहाँ पर हेल्प हो जाती है। देन कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है कि लास्ट टाइम पे कितना प्रॉफिट हुआ था, अभी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कम होगा या नहीं होगा, इसका भी आप कंपेयर करके जान सकते हैं। यूज़ इन कॉस्ट प्लस, सॉरी एक पॉइंट मिस हो गया, हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग जानते ही हैं आप, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, किसी भी तरह का कोई भी आप काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, कितना मटेरियल लगेगा तो उस मटेरियल को हमें कहाँ से लेना है, लेबर जो मैन पावर है वो कैसे यूज़ करनी है, कौन सी मशीनरी हमें चाहिए होगी, कितनी कॉस्ट आने वाली, ये सारी चीज़ें। तो जॉब कॉस्टिंग इसमें आपकी इस प्रोडक्शन प्लानिंग में बहुत बड़ी हेल्प करती है। यूज़फुल इन कॉस्ट प्लस, कॉस्ट प्लस जानते हैं बच्चा,
कॉस्ट प्लस दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में भी जॉब कॉस्टिंग हेल्प करता है। कैसे करता है? आप सपोज इस पेन की कॉस्ट आ गई है 3 रुपये, अब इसमें 2 रुपये आप प्लस करेंगे ना अपना प्रॉफिट, तभी तो 5 रुपये बनेंगे, तो ये कॉस्ट प्लस, तो इसमें भी मीन्स सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में भी यूजफुल होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव्स, अब कितना स्पॉइलेज हो गया है, कितना डिफेक्टिव्स मीन्स कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है, कितना प्रोडक्ट बर्बाद हुआ है, कितना प्रोडक्ट बना हुआ है या ख़राब हो गया, इसकी आइडेंटिफिकेशन आप इजीली कर सकते हैं जॉब कॉस्टिंग के थ्रू। लिमिटेशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग की बात करें, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड मोर क्लरिकल वर्क। एक्सपेंसिव इसलिए हो जाता है क्योंकि जब एक कंपनी प्रोडक्शन करती है ना, बड़े स्टॉक में प्रोडक्शन करती है लार्ज स्केल पे, है ना, तो वहाँ पे उनकी कॉस्ट कम आती है और वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख पाते हैं। लेकिन जब कभी भी आप ऑर्डर दे करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनवाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वही रजाई वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो एक साथ रजाई बनाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी रुई यूज़ कर सकते हैं ना, है ना, क्योंकि आप जब रेडीमेड चीज़ें ले करके आते हैं तो आप ये थोड़ी देखते हैं कि उसके अंदर किस टाइप की रुई यूज़ की है, अब तो वो उसके अंदर है, अब आप उसको फाड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी क्वालिटी की रुई यूज़ की है, तो वो सस्ती वाली रुई यूज़ कर सकते थे ना। लेकिन जब आप ऑर्डर देने जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी वाली रुई यूज़ करते हैं, जिस पर उनको मीन्स जो बनाने वाले हैं, प्रोडक्शन वाले हैं, करने वाले हैं, प्रॉफिट कम मिलता है ना, क्योंकि अच्छी चीज़ होगी तो वो कितने से कितना ज़्यादा वो प्रॉफिट रख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ ख़राब होती है या वो पहले से उन्होंने बना कर रखी हुई है, कर ली है, तो वो तो आपको ये धोखा भी दे सकते हैं और उससे ज़्यादा प्राइस आपसे ले सकते हैं उसका, है ना। तो वो मोर एक्सपेंसिव हो जाता है जब वो जॉब कॉस्टिंग में ऑर्डर के थ्रू बनाते हैं। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और क्लेरिकल हो जाता है वर्क, ठीक, हार्ड वर्क भी उनको करना होता है क्योंकि उन्हें अपने आपके अकॉर्डिंग स्टिचिंग करवानी होती है। सिलाई होता है ना, कुछ लोग बड़े बड़े टाँके मार देते हैं और कुछ लोग छोटे छोटे आराम से टाँके मारते हैं और अच्छे से उसकी सिलाई करते हैं ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चले। तो ऑर्डर देकर बनवाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना। और वो एक साथ जब स्टॉक बना लेते हैं तो कैसे भी बना लिया और बेच दिया ज़्यादा प्राइस पे, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। हिस्टोरिकल इन नेचर, जॉब कॉस्टिंग हिस्टोरिकल इन नेचर होती है क्योंकि आप प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे करंट चीज़ों में या करंट टाइम के प्रोडक्शन को डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट, अब कॉस्ट के जो कंपैरिजन है उसमें डिफ़िकल्टी आती है। कैसे आती है? एक तो ये कि हम सभी को पता है टाइम के साथ जो कॉस्ट होती है हर एक चीज़ की बदलती रहती है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हर टाइम हर फैशन भी चेंज हो रहा है तो फैशन भी इम्पैक्ट करता है, लोगों की इनकम चेंज हो रही है, महंगाई बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आता है। तो कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट जो है वो जॉब कॉस्टिंग में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ये जॉब कॉस्टिंग के कुछ लिमिटेशंस थी, मीन्स रुकावटें हैं इसकी, जो इसका डिसएडवांटेज है। तो आप लिमिटेशंस को एज अ डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि मैम आपने एडवांटेजेस तो बता दिया पर डिसएडवांटेज नहीं बताया। तो बच्चे जिस भी वीडियो में लिमिटेशन की बात की तो आप उस लिमिटेशन को एज अ डिसएडवांटेज यूज़ करके लिख सकते हैं और एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक जॉब कॉस्टिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सब कुछ मिल गया होगा इस जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड। मीनिंग, इसकी ऑब्जेक्टिव्स, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स क्या होते हैं, सब आप लिख सकते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम आईडी जो है उसको वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम पर एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि मैम प्लीज़ जॉब कॉस्टिंग को अच्छे से समझा दीजिए क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो ये था। और डिफरेंसेस की बात करें कि जॉब कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है, तो उस पर भी मैं वीडियो ले आऊँगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि लाइक जो है आपका लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वो मेरे लिए एक बड़ी फ़ीस होती है जो आप मुझे पे करते हैं। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा मैं हेल्प कर पा रही हूँ वीडियो के माध्यम से तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन आता है, आप मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, मेरी फ़ीस पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। और सुपर थैंक्स का जो ऑप्शन है ना, जो लाइक वाला, जो जहाँ पे लाइक कमेंट्स का आता है, उसी के जस्ट बगल में इधर उधर करने पे मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।